हम जो भी बात कहें, जो भी समस्या आपके सामने रखें, हम इतने काबिल, इतने पढ़े लिखे, इतने वो नहीं है कि जो हम आपसे वकालत कर सकें और वकालत में आपसे हम जीत सकें। हमारी वो ताकत नहीं है। हम साधारण किसान हैं, गरीब किसान हैं, जो हमारी जेन्युइन समस्या है वही आपसे हम कहेंगे। अब वो कैसे, कहाँ से कैसे, देखिए अभी ये जो पहला चरण हुआ, एयरपोर्ट का जो अधिग्रहण हुआ, हमारे एसडीएम महोदय हमारे वहाँ जितने भी गांव वहाँ से विस्थापित हुए हैं, पहले चरण में, दूसरे चरण में, तीसरे चरण में, ये घर घर से वाकिफ हैं, हर आदमी से वाकिफ हैं। अब मैं खड़े होकर बोल रहा हूँ, या तो ये आज ये कहते हैं कि आप जो बात उठाते हो वो गलत उठाते हो, आपका जो आचरण वो बिल्कुल गलत है, आपका जो और प्रवृत्ति के हो, मात्र मेरा क्या उद्देश्य है ये भी समझते हैं। आप मेरे पास कहीं कैसी सेवा, उसके मेरा कोई वो नहीं है कि जो मैं किसी गरीब आदमी की, भले आदमी की सेवा जितनी है जाए उतनी सही है, बात बाकी परमात्मा में भी नहीं। महोदय जो 2019 में जिन बच्चों ने 5.5 लाख रुपए ना देकर और नौकरियां भरी थी, और वो 5.5 लाख रुपए उस समय जिस जमीन की कीमत 2.5 लाख रुपए थी, उस समय वो 5.5 लाख रुपए का उन्होंने त्याग किया और अपना भविष्य बनाने के लिए उन गरीब किसान बच्चों ने एयरपोर्ट में नौकरी चुनी। आज 6 साल बाद उनकी जो उम्र उस समय 25 साल थी, आज 31 साल हो चुकी है। ना तो शादी के कगार पे हैं, ना लगेन में, ना बिना लगेन में, ना उनका कोई रोजगार है। और जितनी नौकरी की जैसी वो कर रहे हैं, हम महोदय जी से कई बार वो बच्चे भी मिले हैं, व्यक्तिगत रूप से विधायक जी से भी मिले हैं। शायद आपके पास वो बात आई है या ना आई है वो आप समझें, लेकिन वो बच्चे जब हमारे पास हमारी छाती पे 24 घंटे रहते हैं और जब वो किसी काम के नहीं होते हैं, तो उस समय जो हमारी पीड़ा होती है, जो उनका दर्द होता है, वो हमसे असहनीय होता है, बिल्कुल सही नहीं होगा। 345 बच्चे जो इस तरह से बेगहार डोल रहे हैं, महोदय हम आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि उन बच्चों का जल्दी से जल्दी कोई समाधान ढूंढें, अन्यथा ये कुछ ऐसा ही हो जाएगा, बहुत ही बुरा हो जाएगा। क्योंकि जवान की आवाज, ये देश भी जब आजाद हुआ तो जवानों ने किया था, बड़ी ताकत होती है जवानों। तो मेरा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि उन बच्चों की जल्दी से जल्दी उसमें कुल संख्या हमारे साथ 334 है। 181 लोग प्रशिक्षित किए जा चुके हैं। उनका वो कंपनियां अपने हिसाब से उनको गाइड कर रही हैं कि उनको क्या क्या काम करना है। रोजगार में कुछ उसमें बीटेक बच्चे हैं, कुछ ऐसे हैं जो ITI किए हुए हैं, तो उनको उसी वेतनमान पे कौन कहाँ कैसे रखा जाएगा। क्योंकि अभी CM सर आए थे तो ये डेटा वहाँ प्रेजेंट हुआ था, तो मैं वहाँ पे था। तो 334 में से 181 आवेदन जो है वो आके वो प्रशिक्षित हो रहे हैं। आप पता कर लीजिएगा। शेष जो बच्चे थे उन्होंने बताया कि उसको भाटिया साहब से भी मिल लीजिएगा। इन लोगों को बताया गया है कि उनके लिए भी एप्रोप्रिएट वो कर ले। उसके बाद भी जो बचेंगे उनके परिवारों के लोगों को लिए जैसे जैसे कंपनियों की संख्या बढ़ती जाएगी, वहाँ एयरपोर्ट के अंदर जैसे इंडिगो आ रही बढ़ते जाएंगे, तो उसमें और भी लोगों को एडजस्ट करने की बात कही गई है। तो इसलिए उनके साथ कोई वो चीज नहीं है। सर एक साथ बताइए, जो आप जो कह रहे हैं कि वो प्रशिक्षण लेकर, एक मिनट हम समझिए पूरी बात। सर के नॉलेज में आपने सर जो कल ज्वाइन किया है यहाँ पे, बहुत चीजें सर के नॉलेज में नहीं है। इसमें अध्यक्ष जी ऐसा हुआ था कि सर 334 ऐसे अभ्यर्थी हैं जो जिन्होंने नौकरी को विकल्प चुना था 5,500 रुपए, तब समय वो धनराशि नहीं। इसमें सर कैटेगराइजेशन किया गया, जो लोग आवेदन किए तो टोटल जनरेट किया गया, टोटल पे 181 लोग आवेदन किए हैं। तो उसमें विभिन्न शैक्षणिक पृष्ठभूमि के लोग हैं, कोई MTech है, कोई MA है, कोई काम, कोई ITI, कोई तरह और भी तरीके के हैं। कुछ 8 के पास हैं, कुछ 9 के पास हैं, कुछ 10 के पास हैं। कैटेगराइजेशन के बाद सर इंटरव्यू कॉल किया गया था फर्स्ट क्लास में 11 सितंबर को जब किया गया था तो वहाँ हाथ पाट की स्थिति उत्पन्न हो गई, उसको पोस्टपोन किया गया। फिर 2 दिसंबर को कॉल किया गया। 154 लोगों को कॉल किया गया था। मैं समझता हूँ सर करीब 100 के आसपास लोग वहाँ पहुंचे भी थे। कुछ उनके सर ऑब्जर्वेशन थे और कुछ उनके इशूज थे सर, उन्होंने कहा कि सर जब तक ये स्थितियाँ स्पष्ट नहीं की जाएंगी तब तक हम इंटरव्यू नहीं देंगे। तो पहला इशू था उनका कि हमारी सेवानिवृत्ति की तिथि क्या होगी, तो जॉब सिक्योरिटी को लेकर हम भयभीत थे। दूसरा ये था कि प्रोबेशन पीरियड का क्या होगा हमारा सर, और तीसरा ये कि जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं जो NIA के थ्रू आ रहे हैं,
एनआईए तो कोई कंपनी है नहीं, तो सर्विस प्रोवाइडर्स जो आएंगे सर वही सर एनआईए के बिहाफ पे सर्विस देंगे अपनी सभाओं में पूरे एरिया में। तो अगर सर्विस प्रोवाइडर कोई डिफॉल्टर हो जाता है या एनआईए से उसका कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है और हमारी जॉब छूटती है तो हमारी जॉब की सिक्योरिटी क्या? तो इन सब बातों में बहस होने के बाद सर फिर मैं अंदर गया, एनआईए के लोगों से बात किया, उनका भाई 3 चीजों से सपोर्ट करना पड़ेगा और उनका ऑफर लेटर और कॉल लेटर में डालना पड़ेगा कि उनकी सेवानिवृत्ति 60 वर्ष की आयु पूर्ण होना होगी, उनका प्रोबेशन पीरियड 6 माह का होगा, जैसे हमारा आपका होता है सर, जैसा आपका आचरण होगा, आचरण अच्छा होगा तो आगे बढ़ेंगे, नहीं आचरण अच्छा होगा तो आप पीछे जाएंगे। तीसरा सर ये विषय तय हुआ कि सर्विस प्रोवाइडर अगर डिफॉल्ट होता है या खुद एनआईए और सर्विस प्रोवाइडर के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग होती है तो एनआईए का ये दायित्व होगा कि उसी सेवा शर्तों पे उन्हें कहीं समायोजन करें जो सर्विस प्रोवाइडर के डिफॉल्ट होने की जिन लोगों की सेवाएं जा रही हैं। ये सब बातें फिर मैं बाहर आया, बच्चों से बात की, बच्चों ने फिर और नई नई शर्तें रखी सर, वहाँ कई तरह के लोग थे। देखिए उसमें शर्मा जी कई तरह के लोग हैं। अब मैं बता रहा हूँ, सुन लीजिए पहले बात पूरी सुनी जाती है। उसमें मतलब ऐसा है कि उसको हाईजैक करना चाहिए, आंदोलन चलाए नीडी लोग समझ में आती है बात। आंदोलन कुछ ऐसे लोग भी चला रहे हैं जो ऑलरेडी सेटल्ड है, भले 5 लाख नहीं दिए लेकिन वो 80-80 हजार 90-90 की सेवाएं भी कहीं कर रहे हैं, वो लीड करते हैं और मिसचीफ भी करते हैं। फिर उन्होंने कहा कि हम सर्विस प्रोवाइडर एजेंसी के कॉल लेटर पे नहीं ज्वाइन करेंगे, हमको एनआईए के कॉल लेटर आएगा। ये बात हुई सर। इसके बाद सीईओ सर की अध्यक्षता में सर मीटिंग हुई 4 दिसंबर को, यहीं पे सर हुई। साधन भाटिया सर थे, एनआईए के लोग भी थे, मैं भी था, बच्चू सर भी थे सर, एडीए में। इसमें सर 3 चीजें तय हुई कि पहले तो ये कैटेगरी बनाई जाए कि सर्विस का स्ट्रक्चर क्या है, सैलरी का स्ट्रक्चर क्या है और एबिलिटी क्या है, और इसका पहले एक मैपिंग कर ली जाए। उस मैपिंग के बाद जो लोगों ने आवेदन किया उसको मैप किया जाए कि इस अवेलेबिलिटी में और इस स्ट्रक्चर में, सैलरी स्ट्रक्चर में, सर्विस कंडीशंस में कितने लोग हमारे पास अवेलेबिलिटी और तब फिर काम किया जाए। और दूसरा सर का ये मानना था कि एनआईए के हेड पे इनको कॉल लेटर देने पे विचार किया जाए। तीसरा सर की सर्विस एलिनेशन की अगर सिचुएशन जनरेट होती है किसी कारणों से तो एनआईए के से अनिवार्य रूप से परामर्श आगे अनुमोदन देने के उपरांत से इस पर निर्णय किया जाए। यदि किसी बच्चे को निकालना है तो आप तुरंत नहीं निकालने के लिए पहले आप प्रपोजल भेजिए परामर्श के लिए एनआईए को, और एनआईए जब अपनी सहमत देगा तभी आप उस बच्चे को निकाल सकते हैं। ये बातें सर तय हुई। 2-3 बिंदु सर भी और है। अब सर उनका बिंदु ये है कि हमको जो सैलरी का भुगतान किया जाए वो सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू न किया जाए, डायरेक्ट एनआईए करे या एप्पल करे। तो ये सब इशूज है सर। इस इशूज को लेकर बुधवार को बैठक है कल सर हम लोगों की, तो ये सब इशूज धीरे सॉल्व हो जाएंगे। टिकलिश इशूज हैं और कई तरह की इशूज है। सर्विस प्रोवाइडर्स भी परेशान है क्योंकि उन्होंने अपनी पूरे अपॉइंटमेंट को ब्लॉक कर रखा है। एनआईए का प्रेशर सर ये है कि आप जल्दी सर्विस अपना शुरू करिए, और इधर बच्चे वॉकआउट कर जा रहे हैं तो इधर का भी एंट्री पॉइंट बंद है, उधर का भी एंट्री पॉइंट बंद है। तो कई विषय है सर सर्विस को लेकर के हमारी और सर की, भाटिया सर की और सर की और एनआईए के लोगों की एक बैठक है। ये सैलरी का जो स्ट्रक्चर होगा, सैलरी का जो पेमेंट होगा, बच्चों का ये कहना है कि हम सिक्योर तब फील करेंगे जब या तो एप्पल के थ्रू हमको सैलरी का पेमेंट हो या एनआईए के थ्रू हो, न कि सर्विस प्रोवाइडर्स के थ्रू। ये सब इशूज है और सब मंथन चल रहा है और बच्चों के हित में ही कोई ना कोई फैसला लिया जाएगा। एक तकनीकी होते हैं, बात कुछ लोग समझ भी रहे होंगे, उस तक कुछ लोग ना समझ रहे हों। अभी 3-4 निर्णय जो हुए हैं उनके पक्ष में ही हुए हैं। एनआईए के लेटर हेड सर 60 वर्ष के अनिवार्य सेवा के अनिवार्यता, और अगर कोई डिफॉल्टर होता है तो उसकी सेवा शर्त को उनका समझ लो। समझ रहे हैं? मैं तो सारी समझ रहा हूँ। अच्छा सर, मैं ये कह रहा हूँ भ्रांति आ रही है युवा में, वो भी मेरे पास है, और जो प्राधिकरण इसमें विचार विमर्श कर रहे हैं। का कारण ये है कि हमारे आपके बीच ज्ञान का सबसे बड़ा स्रोत है प्रिंट मीडिया। प्रिंट मीडिया को छाप दिया, 24 लोगों को कॉल लेटर भेजा गया, अपॉइंटमेंट किया गया, न एनआईए की तरफ से कहा गया, न प्राधिकरण की तरफ से कहा गया। लेकिन फिर भी ये है, ये का मैंने खंडन करवाया कि ये पहले चरण की जमीन कौन से सन में गई? 5 सन की नहीं होती। आज 6-7 साल बाद 5.5 लाख रुपए आप जैसा अगर प्रबुद्ध व्यक्ति बात करेगा, इसीलिए तो छोड़े रहे कि हमें अच्छी नौकरी मिलेगी। भाई छोड़े रहे। 2021 में 24 नवंबर को भूमि पूजन हुआ, कहाँ नौकरी कहीं खेत के मेड़ में रखी है? जब अब आज स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है, जब कंपनियां आ रही तभी तो नौकरी दी जाएगी। बात तो सुन लो, तो आज तक 5 साल में कोई आवाज भी तो नहीं उठी, हमने कहा भी तो नहीं हमारे बच्चे को नौकरी क्यों नहीं मिली।
अब जब बिल्कुल उद्घाटन पे आ रहा है, चलने पे आ रहा है, तो अब तो हम कहेंगे भाई हमें हमारी नौकरी दे वो आपका दीजिए। अधिकार, बच्चों का भी अधिकार है, वो आपका लीगल राइट। अगर 5 साल के टीचर कोई बोला हो आपसे, किसी ने नौकरी मांगी हो, तो को भाई आप तो उसी दिन से होकर बचा वो रहे। बहुत सकारात्मक दिशा में प्रक्रिया चल रही है। वैसे सर हम उन बच्चों की हिमायती बन के संगठन का नाम लेके हम आपसे कभी नहीं आए होंगे। आप मत तहसील में रहते हैं, हम बच्चों के साथ कभी नहीं आए कि हम राज्य के अध्यक्ष हैं। ये आ भी जाओ तो कोई गुनाह नहीं है। हाँ, देखिए ये जो प्रक्रिया, हम ये नहीं कह रहे, अब हम बिल्कुल अनिति की बात हम कभी नहीं करते कहते। आप अधिकारी हैं, आप जितना उनके भविष्य के बारे में जितने बढ़िया से बढ़िया आप सोच सके, मैंने पहले ही कह दिया कि आप पढ़े लिखे, आप काबिल, आप योग्य हैं, हम इतने नहीं हैं। तो उनके भविष्य के बारे में जितने भी उन्हें सोच के और जितना उनका भला बढ़िया से बढ़िया है सके, उन्हें संतुष्ट आप ही तो करेंगे। आप बेहतर से बेहतर करेंगे, जो करेंगे आपके संज्ञान में आएगा। ऐसा नहीं कोई चोरी से अच्छा, आपके दूसरा, संज्ञान में आएगा। हाँ दूसरा सर, मास्टर एक सेकंड रुको। हाँ सर, दूसरा एक जो गांव विस्थापित हो रहे हैं, वहां पर किसी के पास 2 बीघा जमीन है, किसी के पास 4 बीघा जमीन है, किसी के पास 50 बीघा जमीन है। सभी तरह के काश्तकार होते हैं गांव में। किसी के पास तो ऐसे भी कि 1 बीघा है और 4 भाई हैं, तो जमीन कहीं घटबड़ तो कहीं कुछ नहीं रही। वो अपना कोई रोजी रोटी के लिए ना तो 4 बीघे में 4 बच्चों की गुजर रह सके, ना 10 बीघे में गुजर रह सके। उनका पैतृक आज से 100 साल 50 साल जब से गांव बसा है, जब से उनका वहां पे लगाव है, चाहे उनकी वहां 100 मीटर की जगह आज उनके हिस्सा में आ रही है, और वो कहीं बाहर अपना कोई धंधा करने के लिए कहीं पहुंच गए, उन्हें 10 साल 5 साल 15 साल वहां हो गए, तो उनका आधार कार्ड तो वहीं पर बनेगा जहां पर वो जो 2 रोटी का रोजगार कर रहे हैं। लेकिन उनका जब पैतृक गांव, पैतृक जमीन जब विस्थापित वहां से हो रहे हैं और जब वो प्रभावित हो रहे हैं, तो क्या वो 5.5 लाख रुपए के अधिकारी हैं या नहीं है? वो आप ही बताएं इस बात को। इस बात को हमारे सर जी वहां जाते हैं, देखिए बाहर के आधार कार्ड हैं, ये वहां के कार्ड हैं, इसे आज ही बताते हैं वहां। शर्मा जी आपको स्पष्ट करूं, मैं बता रहा हूं, बैठ जाओ, अभी और नहीं पूछी। शर्मा जी इसको विषयांतरित कर रहे हैं। शुरुआत में सर यहाँ पे कुछ निर्णय लिए गए थे कि जो बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, स्वाभाविक रूप से दिल्ली ग्वालियर जो पढ़े वहाँ का आधार कार्ड बना हो। यहाँ के लोगों ने ये निर्णय लिया कि बाहर का आधार कार्ड निर्णय नहीं। हम लोगों ने आकर के तो पहला निर्णय बदला कि बच्चा अगर शिक्षा ग्रहण कर रहा है तो अपने पिता की अधिक आय पर शिक्षा ग्रहण कर रहा है, कहीं चला गया था कैसे किसी का। ऐसे मामलों को हमने सर उससे एग्जम्पशन दिया कि जो भी बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, जहाँ ग्रहण कर रहे हैं, उसी अधिक घूम के आय के आधार पर पिता के पैसे से शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उसको तो कर दिया गया। दूसरा सर और लिबरल हुआ कि जो लोग आस पास के जनपदों में पलवल है, फरीदाबाद है, कहीं है, 10-12 हजार की नौकरी कर रहे हैं, उनकी जमीन का टुकड़ा इतना कम है, उनकी जीविका का भरण पोषण नहीं हो पा रहा था, अतिरिक्त आय सृजन करने के लिए वहाँ गए हुए हैं। और कहाँ पर सर एक परंपरा है कि गैर जनपद जब कोई जाता तो वहाँ का कंपनी वाला लोकल आधार कार्ड मांगता है, पलवल का मांगेगा, फरीदाबाद वहाँ का बनवा लेता है, उसको भी सर उन्होंने उस कानून से पृथक कर दिया है। शर्मा जी अपडेट नहीं है। अब शर्मा जी का ये कहना है कि हो सकता है, कहना मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, कि जो 20 साल से गांव छोड़ चुके हैं और जेवर एयरपोर्ट के नाम पे फिर अब नई एक एविडेंस जनरेट कर रहे हैं, ऐसे भी लोग हैं, उनको हम कोई लाभ नहीं देने वाले। उनको हम कोई लाभ नहीं। जो जेवर एयरपोर्ट का नाम जब से आया है और जब से उनने वहां पर कोई संपत्ति खरीदी है, उसे बिल्कुल मत दो। जो 2012-13 से पहले जो वहां पर निवासी वो है हकदार या नहीं है? क्यों? इसलिए कानून में है कि अगर 3 वर्ष से आप स्थायी रूप से यहाँ पे नहीं रह रहे हैं अधिग्रहित एरिया में, तो आपको कोई लाभ देने में। तो फिर उसकी जमीनें क्यों आप अधिग्रहण कर रहे हो? उसके मकान को क्यों हटा रहे हो आप? मकान की जमीनें क्यों नहीं? 5.5 लाख पे आ रहे हैं। मकान तो ये जिसका मकान उसका विस्थापन का लाभ मिलेगा ही मिलेगा। आप 5.5 लाख की बात कर रहे हैं। हमें 5.5 नहीं, आप विषयांतरित मत करिए। मकान जिसका भी है उसको विस्थापन का लाभ मिलेगा, वो चाहे जहाँ रह रहा हो। लेकिन 5.5 लाख जो है, अगर वो 3 साल से अधिक अवधि से उस अर्जित एरिया में नहीं रह रहा है तो उसको 5.5 लाख का लाभ नहीं देना है, उसको नहीं, कानून है वो ना। जिसकी जमीन है उसे भी नहीं दोगे, जिसकी 100 साल पुरानी जमीन है।
भूधारक को मिलेगा, हाँ उसी की तो मैं कह रहा हूँ, उसके बच्चों को नहीं मिलेगा। उसको कौन रोक पाएगा? भूधारक को ही कह रहा हूँ मैं, चाहे उसकी कितनी भी भूधारक जमीन का पूरा पेंडिंग नहीं है। है। आप या तो अपना सही चलो हो गया जो भूधारक आप कह रहे हो सही कह रहे हो, वो भी सही कह रहे हो, उसे नहीं भूधारक मिलेगा। को कोई पेंडिंग नहीं है। जिसने यहाँ एयरपोर्ट के नाम पर आप जमीन ले लीजिए या गाँव का आइए, बिल्कुल मंदिरों से जिसकी पड़ी हुई है, जिसकी बेला में पूरा नहीं संसार ये वो बात और ना- थोड़ी सी जब वो ये मेहनत कह रहे हैं की कि भूधारक को मिलेगा, नहीं मिला तो तुम्हारे पुश्तैनी के सामने नहीं है। सर, जो साहब मेरी बात सुनो, मतलब मेरी बात सुनो, पंडित जी, आप नहीं अरे एक सेकंड सुनो, अरे यार, जो आप कह रहे हो आप भी सही कह रहे हो, शर्मा जी उसे समझ ले रहे। सब ये ये कह रहे हैं हम साढ़े से से पैसे मिलने नहीं मिलेंगे। और शर्मा सब जी, सरकार से शर्मा बढ़ा जी, के साथ शर्मा जी नहीं। दलाली आ रही है उसकी, शर्मा जी कब नहीं। मिलने उसे अब पैसे, आप नहीं बैठिए। मिलने। थोड़ा धीरे बोलिए, धीरे बोलिए। शर्मा जी पैसे नहीं मिलने उसे। प्रोफेसर महान मीटिंग चल रही है, धीरे बोलिए। सुन लीजिए, सोनल मुझे कारण इनका कहने का तात्पर्य ये है, मैं बता रहा हूँ आपको। आत्मा तो ये है कि भूधारक करण ठाकुर हैं, लाहौर में भी रह रहे हैं तो मिलेगा, ठीक। करण ठाकुर के बेटा बेटी रह रहे हैं अमृतसर में 5 साल 10 साल 15 साल से, ये चाहते हैं कि उनको भी मिले वो प्रोविजन। आगे समझ में उन्हें भूधारक नहीं देंगे। को कह रहे हैं।